हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। इस वीडियो में हम आपको थ्योरी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन की रेट कैसे निकालते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं, और साथ ही यह भी समझेंगे कि किस मैकेनिज्म के थ्रू कोई रिएक्शन आगे प्रोसीड कैसे करती है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। बेसिकली तीन तरह की रिएक्शंस होती है। पहली है फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शंस क्या होती हैं? दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वेरी शॉर्ट टाइम और विद लेस देन नैनो सेकेंड, यानी ऐसी रिएक्शन जो बहुत तेजी से प्रोसीड करती हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? फास्ट रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शंस 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। इसका एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। जैसे अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन किससे करा दें? सोडियम क्लोराइड से करा दें तो क्या मिलेगा? सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा और क्या बनेगा साथ में? सोडियम नाइट्रेट। तो ये किसका एग्जांपल है? फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरी रिएक्शन है स्लो रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो कई दिनों, महीनों या कई सालों में जाकर कंप्लीट होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? स्लो रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन और फर्मेंटेशन। रस्टिंग ऑफ आयरन और फर्मेंटेशन किसके एग्जांपल है? स्लो रिएक्शन के। एंड थर्ड रिएक्शन क्या है? मॉडरेट रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शन है जो बहुत तेजी से होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फास्ट रिएक्शन। और कुछ बहुत ज्यादा समय लगाती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्लो रिएक्शन। इसलिए हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जो ना तो बहुत तेज और ना ही बहुत धीरे होती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? मॉडरेट रिएक्शन। क्या है इसका एग्जांपल? है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये किस में टूटेगा? H2O और O2 में। और इसका एग्जांपल क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर O11। इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा हमें किसका? ग्लूकोज का। तो एक मॉलिक्यूल किसका मिलता है हमें? फ्रक्टोज का। ये क्या है? ग्लूकोज और ये क्या है? फ्रक्टोज। क्लियर? तो ये तीन तरह की रिएक्शंस हैं। एक है फास्ट रिएक्शन, एक है स्लो और तीसरी क्या है? मॉडरेट रिएक्शन। क्लियर? टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसकी डेफिनेशन है द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। इसे एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। सपोज ए क्या है? रिएक्टेंट जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? बी में। बी क्या है? प्रोडक्ट। सपोज T1 टाइम पर ए की कंसंट्रेशन क्या होगी? A1 और बी की कंसंट्रेशन क्या होगी? B1। और टाइम T2 पर ए की कंसंट्रेशन क्या होगी? A2 और बी की B2। तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी। इसलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, यानी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा? कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी। और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम मींस प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में क्या होगा? कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो इसके लिए हम रेट क्या लिख सकते हैं? इसके लिए रेट क्या हो जाएगी?
रेट ऑफ डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए बराबर हो जाएगी किसकी? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम इंटरवल। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगी? फाइनल कंसंट्रेशन जो क्या है A2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन वो क्या है A1 अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम T2 माइनस T1। तो ओवरऑल इसे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। इसी तरह से प्रोडक्ट B के रेस्पेक्ट में रेट क्या हो जाएगी? तो B क्या है? एपियर हो रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ B बराबर क्या हो जाएगी? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन टाइम इंटरवल। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ B क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस T1। इसे हम क्या लिख सकते हैं? डेल B अपॉन डेल्टा T। चूंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ क्या साइन लगाया है? नेगेटिव। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज, इसीलिए यहाँ पे कैसा साइन आया है? पॉजिटिव। नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि रेट नेगेटिव है। नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए लिखते हैं जो ये बताता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट लिखें तो यूनिट क्या होती है इसकी? इसकी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह की होती है, जिसमें पहला क्या है? एवरेज रेट। क्या होती है ये? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज रेट। जब हम लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? एवरेज रेट लिखते हैं। तो एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम एक इक्वेशन ले लें, जैसे ए क्या है? ए हमारा रिएक्टेंट है और उससे हमें क्या मिल रहा है? बी प्रोडक्ट। तो ए के रेस्पेक्ट में एवरेज रेट क्या हो जाएगी? रेट लिखेंगे रेट इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो एवरेज रेट हम ए के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे? रेट इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। जब हम लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करते हैं या एवरेज रेट लिखते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? डेल्टा का यूज करते हैं। इसी तरह से दूसरी रेट ऑफ रिएक्शन का टाइप क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट। क्या होती है? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब जब हम वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? तो इसके लिए हम रेट कैसे लिखेंगे? एक इक्वेशन ले लेते हैं। ए से क्या मिल रहा है हमें? पी। तो ए के रेस्पेक्ट में रेट क्या हो जाएगी? रेट इक्वल्स टू डी ए ओवर डी टी। वहां एवरेज रेट के रेस्पेक्ट में हमने क्या लिया था? डेल्टा। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट में बस हम क्या चेंज कर देते हैं? डेल्टा की जगह हम क्या ले लेंगे? स्मॉल डी। तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या डिफरेंस है? जब लार्ज कंसंट्रेशन की बात होगी तो हम क्या लिखेंगे? एवरेज रेट। और जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर या वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन की बात होगी तो हम क्या लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे। क्लियर? एवरेज रेट पर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन। इक्वेशन क्या है? नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? 2 मोल अमोनिया के बना रहा है। और दिया क्या है? द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज 3 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर सेकेंड। कैलकुलेट द डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? हमें दिया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, यानी हमें क्या दिया है? डेल NH3 ओवर डेल्टा T दिया हुआ है। कितना है? 3 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स।
हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, यानी डेल H2 ओवर डेल्टा टी हमसे पूछा है। इस इक्वेशन के लिए हम रेट क्या लिख सकते हैं, रेट हो जाएगी इक्वल्स टू डेल्टा N2 ओवर डेल्टा टी, ये किस में आएगा, रिएक्टेंट है, माइनस इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H2 ओवर डेल्टा टी। इसके कितने मोल है, 3, तो क्या होगा, 3 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, बराबर अमोनिया का है प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा डेल्टा NH3 ओवर डेल्टा टी। इसके 2 मोल हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ओवरऑल इस इक्वेशन के लिए रेट क्या होगी, ये हो जाएगा। एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया दी है और पूछा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेट को इक्वल रख देते हैं किसके, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया के, तो R इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा, डेल्टा NH3 ओवर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2। डेल NH3 ओवर डेल टी की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4। आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो हम इसे क्या करेंगे, रेट के इक्वल रख देंगे। तो R बराबर क्या है, 1/3 डेल H2 ओवर डेल्टा टी। R की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 1/3 डेल H2 ओवर डेल्टा टी। और डेल H2 ओवर डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं, जिसमें पहला है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर की भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। क्लियर। थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा और घटा सकता है और रिएक्शन के एंड में जैसा था वैसा ही हमें वापस मिल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। मोस्टली कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा उसे हम प्रमोटर कहते हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है उसे हम इनहिबिटर्स कहते हैं। क्लियर। फोर्थ पॉइंट है सरफेस एरिया। किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म में और किसी में हम क्या लेते हैं, पाउडर फॉर्म में लेते हैं। पाउडर फॉर्म में कैटलिस्ट वाली रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन सॉलिड फॉर्म वाले कैटलिस्ट के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि पाउडर कैटलिस्ट का सरफेस एरिया सॉलिड कैटलिस्ट के एरिया से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, सरफेस एरिया की भी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। बहुत सी रिएक्शन होती हैं जिनके कंप्लीशन में क्या है, रेडिएशन, जैसे सनलाइट की जरूरत होती है। ऐसी रिएक्शंस में रेडिएशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अगला टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, लोमा। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of molar concentration of reactant in which each concentration term raised to the power of their stoichiometric coefficient। इसे इक्वेशन के थ्रू समझते हैं कि अगर हम किसी इक्वेशन के लिए रेट
लिखना चाहें तो उसे कैसे लिख सकते हैं? एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे एक रिएक्टेंट है ए जिसका 1 मोल बी के 2 मोल से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? एक प्रोडक्ट बना रहा है पी। तो इसके लिए अगर हम रेट लिखें तो क्या होगी? जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि रेट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसके लिए रेट क्या हो जाएगी? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी, क्योंकि बी के कितने मोल्स हैं? 2, तो बी का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएंगे तो क्या होगा? आर बराबर के कंसंट्रेशन ए क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी? इस इक्वेशन के लिए रेट हो जाएगी। अगर ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाए? 1 के, तो क्या होगा? इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? R इक्वल्स टू के 1 और ये क्या है? 1 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा किसके? के। और के क्या है? रेट कांस्टेंट। तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी या 1 मोल पर लीटर होगी तो किसी रिएक्शन की रेट उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन होगी रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। अगर हम बात करें के की यूनिट की तो इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। एन क्या है यहां पर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या होती है? डिफरेंट होती है। अगर हम के की यूनिट लिखें किसके लिए? 0 ऑर्डर के लिए तो क्या हो जाएगी? के इक्वल्स टू मोल पर लीटर 1 माइनस एन। एन की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये किसके बराबर हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो 0 ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखें तो क्या होगा? K इक्वल्स टू मोल पर लीटर 1 माइनस 1 और ये क्या होगा? सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। और किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो K बराबर किसकी हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की यूनिट क्या होती है? सेकेंड इनवर्स होती है। इसी तरह से हम सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हैं? के की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, जिसमें पहला पॉइंट है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन गिव्स आइडिया ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब है इस बात का? रेट कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतनी ही फास्टर होगी, या ये कहें कि रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। मतलब अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब रिएक्शन काफी फास्ट है। सेकेंड पॉइंट है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है? रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है। इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे? आर्हीनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मींस जो रेट कांस्टेंट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। यानी अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ा लें रेट कांस्टेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या होता है ये? अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which gives a true rate in terms of concentration of reactant is known as rate law expression। क्या होता है ये? हम रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही बता सकते हैं कि किसी रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर कैसे निर्भर करती है, और रेट लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली ही लिख सकते हैं। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो किसी रिएक्शन की ट्रू रेट को ही बताती है, जिसके अकॉर्डिंग हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर किस तरह से डिपेंड करती है। किसी रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ कैसे लिख सकते हैं? एक इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज ए के 2 मोल बी के 1 मोल से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? कोई प्रोडक्ट पी बनाते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए हम रेट लॉ कैसे लिखेंगे?
तो इसके लिए रेट लॉ होगी रेट इक्वल्स टू के, क्या होगा, रेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ ए के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर, और बी के कितने मोल हैं 1, तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर हमें किसी रिएक्शन की ऑर्डर बतानी है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग या उस रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, रेट लॉ लिखेंगे। फिर उस रेट लॉ में कंसंट्रेशन की जो पावर होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम क्या कहलाएगा, उस रिएक्शन की ऑर्डर कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक इक्वेशन ले लें, सपोज ए के 2 मोल बी के 1 मोल से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। तो इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखेंगे, इसके लिए रेट हो जाएगी रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2, क्योंकि ए के कितने मोल हैं 2 मोल, और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगी, रेट लॉ। क्लियर? और अब अगर हमें इस इक्वेशन के लिए क्या बतानी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कैसे बताएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें सिंपली क्या करना है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर को सिंपल हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ए की पावर कितनी है 2 और बी की पावर कितनी है 1, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी 3। तो किसी रिएक्शन की ऑर्डर को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उस रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर को जोड़ना होता है, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं, उस रिएक्शन की ऑर्डर को पता कर सकते हैं। पर क्या ये सभी रिएक्शन के लिए ऐसा ही करते हैं, आंसर है नहीं। ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सही है, पर अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अलग तरीके से देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है, ये दोज रिएक्शंस which takes place in single step। ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या है, दोज रिएक्शंस which takes place more than one step। ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है फॉर अ केमिकल रिएक्शन ट्वाइस N2O5 ब्रेक हो रहा है किसमें, 4NO2 और O2 में। इसकी मैकेनिज्म क्या है, स्टेप 1 में क्या है, N2O5 ब्रेक हो रहा है NO2 और NO3 में, ये क्या है, स्लो स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, N2O5 NO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 3NO2 और O2। तो ये कैसी स्टेप है, फास्ट स्टेप है। हमें प्रेडिक्ट क्या करना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओवरऑल देखें तो यहाँ पर क्या है, देखिए 2 मोल N2O5 के रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग रेट लॉ क्या होना चाहिए था, R इक्वल्स टू के N2O5 स्क्वायर। पर ये रेट लॉ क्या है, गलत है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो ये वाला रेट लॉ क्या होता, सही होता। लेकिन जब बात आएगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तो रेट लॉ लिखने के लिए या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्लो स्टेप को देखते हैं। तो इस स्लो स्टेप में क्या है, N2O5 का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, R इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ये है इसकी रेट लॉ। और इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि इसमें
रिएक्टेंट का 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, 1 हो जाएगी। क्लियर? ये एक और एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के लिए हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखना है, और इस इक्वेशन की मैकेनिज्म क्या है। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, ओजोन का एक मॉलिक्यूल क्या दे रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और एक एटम ऑक्सीजन का। ये क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन, इसे और क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। ये एटॉमिक ऑक्सीजन फर्दर एक और मोल ओजोन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है, 2 मोल ऑक्सीजन के दे रहा है। और ये सेकंड स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है। हमें इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या बतानी है, रेट लॉ लिखनी है। सबसे पहले हम रेट लिखेंगे। तो रेट लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमें स्लो स्टेप को देखना होता है। और स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, 1 मोल ओजोन का रिएक्ट किससे कर रहा है, 1 मोल एटॉमिक ऑक्सीजन से। तो रेट क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन और कंसंट्रेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। ये है हमारी इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन आ रहा है और वो क्या है, एक इंटरमीडिएट रिएक्शन के दौरान बनते हैं और वहीं क्या होते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। तो रेट लॉ में हम कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट नहीं लिखते। तो हमें क्या करना होगा, नेसेंट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को ऑक्सीजन और ओजोन की कंसंट्रेशन के टर्म में कन्वर्ट करना होगा, और फिर उस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 के थ्रू क्या करेंगे, हम कंसंट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप 1 क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो हमें इसके लिए क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ O2 कंसंट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन क्या आ जाएगी, K डैश कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम इस एटॉमिक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन K डैश कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू K और K डैश क्या हो जाएंगे, K डबल डैश O3 और O3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2। हमारा आंसर इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन की रेट हमें क्या लिखी हुई है, रेट इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन A की पावर हाफ और कंसंट्रेशन B की पावर 3/2। किसी रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने के लिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, A की कंसंट्रेशन कितनी है, A की पावर कितनी है, हाफ, और B की पावर कितनी है, 3/2। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसी तरह से सेकंड के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, पावर कितनी है इसमें, माइनस हाफ, ये कितना है, प्लस 3/2। तो 3/2 में से माइनस हाफ करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1। तो ये कैसी है, हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रेट है। क्लियर? अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज which collide simultaneously to bring about a chemical reaction is called molecularity। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे ही हम उस रिएक्शन की क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। और मॉलिक्यूलरिटी कैन नाइदर बी जीरो नॉर फ्रैक्शनल, इट विल बी इंटीजर वैल्यू ओनली। यानी मॉलिक्यूलरिटी ना जीरो हो सकती है ना उसकी वैल्यू फ्रैक्शनल होगी, उसकी वैल्यू सिर्फ क्या हो सकती है, एक इंटीजर हो सकती है। जैसे इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, जीरो और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये पहला एग्जांपल है, अमोनियम नाइट्राइड से हमें क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन और वाटर।
फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, एक मोल अमोनियम नाइट्रेट रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं हमें, नाइट्रोजन और वाटर। तो ये किसका एग्जांपल है, यूनिमॉलिक्यूलर। सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक मोल H2 का और एक मोल क्या है I2 का रिएक्ट करके क्या दे रहा है, ट्वाइस HI दे रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है, बाई मॉलिक्यूलर। थर्ड रिएक्शन में 2 मोल NO के और 1 मोल O2 का क्या दे रहा है, ट्वाइस NO2। तो ये किसका एग्जांपल है, ट्राई मॉलिक्यूलर। ये सभी एग्जांपल्स में क्या है, मॉलिक्युलरिटी इन रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बराबर है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। लेकिन कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये थ्योरी क्या है इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक समय में टकराएं ताकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, ऐसा बहुत रेयर होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रिएक्टेंट के इफेक्टिव कोलिजन के बाद ही पॉसिबल है। अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी नहीं होता। पर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। 3 से ज्यादा भी एक साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो कि एक रेयरेस्ट केस होता है। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें, ऐसी रिएक्शन का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 5Br नेगेटिव रिएक्ट करेंगे जैसे 1 मोल BrO3 से एसिडिक कंडीशन में क्या देते हैं, 3 मोल Br2 के और 3 मोल H2O के। अगर हम इसके लिए एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ लिखें तो वो क्या होगा, R इक्वल्स टू K Br नेगेटिव BrO3 और यहाँ क्या आएगा H प्लस स्क्वायर। ये क्या है, इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ है। और ये इक्वेशन कौन सी है, जिसमें मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा होगी। तो अगर हम किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी बतानी है तो बस हमें सिंपली क्या करना है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को देखना है। जितने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वही उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी होती है। क्लियर। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट व्हिच अंडरगो कोलिजन साइमल्टेनियसली। मॉलिक्युलरिटी क्या है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के कोलाइड करते हैं वो क्या कहलाती है, मॉलिक्युलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। जब हम किसी रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखते हैं तो उस रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उनका सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, यानी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू होगी। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर। अगला टॉपिक है रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, उसे कैसे ड्राइव करते हैं, वो हम अब पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। क्या होती है ये, दोज रिएक्शन whose rate does not depend on concentration of reactant are known as zero order reaction। यानी ऐसी रिएक्शन जिनकी रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती उसे हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे करेंगे, सपोज एक इक्वेशन है जिसमें ए क्या है, रिएक्टेंट, वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। टाइम 0 पर यानी इनिशियली सपोज ए के मोल कितने हैं, स्मॉल ए, और प्रोडक्ट के मोल कितने होंगे, 0, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0। और टाइम टी पर मान लेते हैं पी के एक्स मोल बने होंगे, तो ए में से एक्स मोल घटेंगे तभी तो ये पी के एक्स मोल बने होंगे। तो ए की कंसंट्रेशन टाइम टी पर क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स। अगर हम इस रिएक्शन के लिए रेट लिखें, रेट बराबर क्या होगी, के, और टी टाइम पर क्या है, कंसंट्रेशन ए की, ए माइनस एक्स, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, के। आर क्या है, रेट है। तो रेट को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए ओवर डी टी बराबर के।
डी टी को के में मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी ए इक्वल्स टू माइनस के टी। ये क्या है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डी ए लिमिट क्या ले लेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, ए नॉट से लेके ए टी। और यहाँ क्या है, माइनस के क्या है कांस्टेंट, के आ जाएगा बाहर, और टी का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके टी। तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर इंटीग्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ए टी माइनस ए नॉट, और ये क्या हो जाएगा माइनस के टी माइनस 0, या माइनस के टी ही आ जाएगा। तो इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। ये इक्वेशन किसके लिए हो जाएगी, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ ए टी क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, के रेट कांस्टेंट, और टी क्या है, टाइम। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द टाइम इन विच 50% ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। यानी ऐसा टाइम पीरियड जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन जस्ट आधी रह जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। अगर टी की जगह क्या ले लें, टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ, और इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि ए नॉट क्या है, ए मोल, तो फाइनल कंसंट्रेशन यानी ए टी क्या हो जाएगा, ए का आधा कितना होगा, A/2। तो अगर फॉर्मूला में पुट करें, फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी ओवर टी। टी की जगह क्या आ जाएगा, टी हाफ, तो टी हाफ को हम यहाँ लिख देते हैं, टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए नॉट क्या है, ए टी है A/2 अपॉन क्या हो जाएगा, के। ए में से A/2 जाएगा तो क्या आएगा, A/2, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, A/2K। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, A/2K। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 3 ग्राफ पूछे जाते हैं अक्सर, एक AT वर्सेस T, एक रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, और टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। तो AT वर्सेस T के लिए क्या ग्राफ होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, AT माइनस ए नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस KT। और क्या लिख सकते हैं इसको, AT इक्वल्स टू ए नॉट माइनस KT। अगर हम इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो क्या होगा, m क्या होता है, स्लोप, वो किसके बराबर है, माइनस के, और c क्या है, इंटरसेप्ट, वो किसके बराबर है, ए नॉट के। स्लोप इसमें कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम ग्राफ देखें रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट बराबर होती है किसके, के, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती। तो चाहे कितनी भी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर ले, रेट क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये ग्राफ हो जाएगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह से अगर हम टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन के लिए फॉर्मूला देखें, तो फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल्स टू A/2K, यानी टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए के। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो टी हाफ भी बढ़ेगी। तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करें किससे, y इक्वल्स टू mx प्लस c से, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, 0, और स्लोप क्या है, 1/2K, क्योंकि हम ग्राफ किसके लिए खींच रहे हैं, टी हाफ वर्सेस ए के लिए। तो y एक्सिस पे क्या है, टी हाफ, और x एक्सिस पे क्या है, a। तो m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा यहाँ पर 1/2K के बराबर, और c क्या है यहाँ पर 0। क्लियर। तो
तो इंटरसेप्ट अगर 0 है तो ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन से क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा टी हाफ वर्सेस ए के लिए। ओके, एक क्वेश्चन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट हाई प्रेशर हैज रेट कांस्टेंट 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो दिया क्या है, गिवन है K इक्वल्स टू, रेट कांस्टेंट दिया है हमें 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। पूछा क्या है, कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें निकालना क्या है, डेल H2 ओवर डेल T हमें कैलकुलेट करना है। डिकम्पोजिशन अमोनिया के लिए इक्वेशन क्या होती है, ट्वाइस NH3, क्या बन रहा होगा यहाँ पर N2 प्लस थ्राइस H2। इस इक्वेशन के लिए अगर हम रेट लिखें तो क्या होगा, रेट इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डेल NH3 ओवर डेल T और डेल N2 ओवर डेल T और 1/3 डेल H2 ओवर डेल T। तो हमें क्या निकालना है, डेल H2 ओवर डेल T को हमें निकालना है। अगर हम रेट कैलकुलेट कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन को इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या होती है, रेट इक्वल्स टू होती है रेट कांस्टेंट के। क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं करती। और K की वैल्यू क्या दी है, 2 × 10⁻³ तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। क्लियर। अब क्या करेंगे, इस रेट को इक्वल रख देंगे किसके, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन के। तो क्या हो जाएगा, डेल H2 ओवर डेल T बराबर हो जाएगा 3 × R। R की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻³ तो कितना आ जाएगा, 6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Those reaction in which rate is directly proportional to concentration of reactant are known as first order reaction. Suppose A एक रिएक्टेंट है जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट P में। तो वही टाइम 0 पर A क्या होगा, A मोल और P क्या होगा 0, और टाइम T पर ये कितना बनेगा X और ये क्या हो जाएगा A - X। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसे A0 लिख लेते हैं। ये फाइनल कंसंट्रेशन है, ये क्या हो जाएगा AT। इसके लिए रेट लिखेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A। R की जगह क्या लिख सकते हैं हम, माइनस DA ओवर DT बराबर क्या होगा K कंसंट्रेशन A। इसे और कैसे लिख सकते हैं, माइनस DA ओवर कंसंट्रेशन A इक्वल्स टू K dt। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, DA ओवर A, लिमिट क्या होगी A0 से AT, और K कांस्टेंट है और ये क्या हो जाएगा dt, इसकी लिमिट होगी 0 से T। तो फाइनल माइनस इनिशियल, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस ln फाइनल AT माइनस ln A0। ये हो जाएगा K T माइनस 0। ये हो जाएगा माइनस ln AT प्लस ln A0 इक्वल्स टू KT। माइनस ln AT प्लस ln A0 को कैसे लिख सकते हैं, ln A0 ओवर AT इक्वल्स टू KT।
और ln की जगह log लेंगे तो क्या करेंगे, kt इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 log a नॉट ओवर 80। जब ln को log में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू 2.303 ओवर t log a नॉट क्या था a और 80 क्या था a माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला किसके लिए आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकालेंगे, t की जगह क्या ले लेंगे, t हाफ, और a माइनस एक्स की जगह क्या ले लेंगे, a/2। क्योंकि हमें पता है हाफ लाइफ का क्या मतलब है, जब रिएक्टर की कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी, 50% रह जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल्स टू 2.303 ओवर t log a ओवर a माइनस एक्स। तो 2.303 t की जगह क्या ले लेंगे, t हाफ log a ओवर a/2। तो क्या हो जाएगा, ये t हाफ को ले जाएं इधर, 2.303 क्या आ जाएगा यहाँ पर k, ये 2 ऊपर चला जाएगा, a से ये कैंसिल, तो log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, t हाफ इक्वल्स टू 0.693 ओवर k। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ के लिए। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड ग्राफ देखें तो सबसे पहला ग्राफ है log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेज t। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। log a अपॉन a माइनस एक्स हमें कहाँ चाहिए, y एक्सेस पर, तो इस फॉर्मूला को हम रीअरेंज करते हैं, log a अपॉन a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, k अपॉन 2.303 इंटू t, और इसे लीनियर इक्वेशन के साथ रिलेट करें तो mx प्लस c। इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है 0, m किसके बराबर है, m क्या होता है स्लोप, वो किसके बराबर है k अपॉन 2.303, और इंटरसेप्ट यानी c क्या है 0। तो यहाँ पर log a और a माइनस एक्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा, इंटरसेप्ट 0 है तो ऑरिजिन से क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन हम ऐसे खींच देंगे। तो ये ग्राफ किसके लिए हो जाएगा, log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेज t। इसी तरह से अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट वर्सेज कंसंट्रेशन का ग्राफ खींचेंगे, रेट और कंसंट्रेशन के बीच क्या रिलेशन होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन के। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, रेट क्या होगी इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, सीधे सीधे ऑरिजिन से क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसी तरह से टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच क्या ग्राफ बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के। टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब टी हाफ कंसंट्रेशन के क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ये स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो ये ग्राफ किसके लिए हो जाएगा, टी हाफ वर्सेज कंसंट्रेशन के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्वेश्चन देखें तो वो कैसे आएगा, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 60% ऑफ द रिएक्शन। गिवन क्या है, टी हाफ हमें दिया है कितना 10 मिनट, कंसंट्रेशन क्या रही होगी 100% और 60% कंप्लीट हो गई, तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी 100 माइनस 60 यानी कि 40%। हमें निकालना क्या है, टाइम t निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 ओवर के। के की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू क्या है 10, तो आंसर क्या आएगा 0.0693 मिनट इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग a ओवर a माइनस एक्स। टी हमें निकालना है 2.303
के की वैल्यू कितनी आई थी 0.0693, लॉग ए कितना है 100, ए माइनस एक्स कितना था 40, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 ओवर 0.693 log 5/2। log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.699 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 13.24 मिनट इनवर्स। ये हो जाएगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन 60% ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 80% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट इन 40 मिनट, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो हमें क्या बताना है, अगर 40 मिनट में कोई रिएक्शन 80% कंप्लीट हो जाती है तो उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो गिवन क्या है, टी कितना दिया हुआ है 40 मिनट, और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी 100%, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, अगर 80% कंप्लीट हो गई है तो 100 माइनस 80 यानी कितना होगा, ये 20% हो जाएगा। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, के हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो 2.303 टी कितना है 40, लॉग ए कितना है 100, ए माइनस एक्स 20, ये क्या हो जाएगा 5, तो ये कितना आएगा log 5, और log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.699। इसकी वैल्यू को ऐसा पुट कर देंगे तो इसे सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाएगा 0.040 मिनट इनवर्स। नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, दोज रिएक्शन in which rate is directly proportional to square of the concentration are known as second order reaction। इसमें दो केस होते हैं। केस 1 क्या है, when concentration of both reactant are same, तब क्या फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि इसका डेरिवेशन पूछा नहीं जाता। तो केस फर्स्ट में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू 1/t 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। और केस 2 क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट आर डिफरेंट, तब जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के 2.303 अपॉन टी ए माइनस बी लॉग बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है स्यूडो और फॉल्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं, दोज रिएक्शन हुज ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर डिफरेंट कॉल्ड स्यूडो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किसका एग्जांपल है, स्यूडो और फॉल्स रिएक्शन का। क्या होती है रिएक्शन, C12H22O11 काम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या मिलता है हमें, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल हमें मिलता है किसका, फ्रक्टोज का। अगर हम इस इक्वेशन के लिए एक्सपेरिमेंटल रेट लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटल रेट, तो वो क्या होगा, R इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। इसकी रेट सिर्फ और सिर्फ शुगर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। क्यों, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है, जिस वजह से रिएक्शन के दौरान वाटर की कंसंट्रेशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए रेट इसमें शुगर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो अगर हम इसकी ऑर्डर बताएं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, लेकिन मॉलिक्युलरिटी क्या आएगी 2। तो जब ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी डिफरेंट होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनिशियल रेट मेथड। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन A + B से क्या मिल रहा है प्रोडक्ट, और हमें A B की कंसंट्रेशन दी है और रेट दिया है।
और पूछा क्या है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए बी, रेट कांस्टेंट, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन A इंटू कंसंट्रेशन B। ए के रेस्पेक्ट में मान लेते हैं पावर क्या है x और B के रेस्पेक्ट में क्या है y। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला नंबर 1। अब क्या करेंगे, अगर हमें A के रेस्पेक्ट में क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है, तो हमें वो डेटा लेना होगा जिसमें B की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम। तो ऐसा कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड। तो क्या करेंगे, फर्स्ट के अकॉर्डिंग रेट लॉ लिखेंगे। तो रेट क्या दी हुई है, 2 × 10⁻⁻4 इक्वल्स टू क्या है के। ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.1 और बी की कंसंट्रेशन क्या है 0.1 और ये पावर क्या हो जाएगी y। ये हो गया इक्वेशन सेकंड डेटा में ऑर्डर कितना दिया है और सेकंड डेटा में रेट कितनी है 4 × 10⁻⁻4। ए की कंसंट्रेशन है 0.2 और बी की है 0.1। तो क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁻4 के 0.2 पावर x 0.1 पावर y। इक्वेशन 2 में इक्वेशन थर्ड का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4 4 × 10⁻⁻4 के 0.1 x 0.1 y और के 0.2 x 0.1 y। ये से कैंसिल, के से ये कैंसिल और ये कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 0.1 से 0.2 कितना जाएगा 1/2 की पावर x। तो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो x के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आ गई 1। इसी तरह से जब हमें क्या करना है b के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो हमें a का वो डेटा लेना होगा जिसमें उसकी कंसंट्रेशन क्या है सेम। तो फर्स्ट और थर्ड में a की कंसंट्रेशन सेम है। तो क्या होगा, फर्स्ट के लिए तो ऑलरेडी हम इक्वेशन लिख चुके हैं, सेकंड इक्वेशन हम क्या करेंगे और थर्ड के लिए इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ रेट कितना है 8 × 10⁻⁻4 0.1 और 0.2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 × 10⁻⁻4 इक्वल्स टू क्या होगा के 0.1 और 0.2 0.1 पावर x 0.2 की पावर y। ये इक्वेशन है 4। इक्वेशन 2 क्या थी 2 × 10⁻⁻4 2 × 10⁻⁻4 बराबर के 0.1 x और 0.1 y। ये हमारी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड करते हैं 2 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 8 × 10⁻⁻4 कितना होगा के 0.1 x 0.1 y के 0.1 x और ये हो जाएगा 0.2 y। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कितनी बार जाएगा 4। तो ये कितना आया 1/4 और ये कितना होगा 1/2 की पावर y। इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर y। तो y के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी आई 2। हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा r इक्वल्स टू के। ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1 और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आया है 2। ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रेट कांस्टेंट कोई भी एक डेटा उठा लेंगे, फर्स्ट पे ले लेते हैं। आर कितना है 2 × 10⁻⁻4 के हमें निकालना है। ए कितना है 0.1 और बी कितना है 0.1 का स्क्वायर। तो के बराबर क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4 अपॉन 0.1 × 0.01। तो क्या आ जाएगा ये 2 × 10⁻⁻1 या 0.2। क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या ए के रेस्पेक्ट में 1 है और बी के रेस्पेक्ट में क्या है 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1 + 2 आंसर क्या आएगा 3।
अगला टॉपिक है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसकी डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड आर नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यानी दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए उनके बीच में? 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो ऐसे रेट कांस्टेंट जिनके बीच में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होगा, उनके रेशियो को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और जनरली हम जो टेम्परेचर लेके चलते हैं वो क्या लेके चलते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट TC इक्वल्स टू KT 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन KT, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर टेम्परेचर 35 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? TC इक्वल्स टू K 35 डिग्री अपॉन K 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ इंक्रीज इन रिएक्शन रेट विद टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस ड्यू टू दैट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीजेस, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन रेट बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? जो मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट के वो क्या होंगे? फ्रीली मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा? वो एक दूसरे से ज़्यादा से ज़्यादा टकराएंगे, यानी ज़्यादा कोलिजन होगा। ज़्यादा कोलिजन से क्या होगा? इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा? एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होने से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी, वो क्या होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो जब ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो रेट भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगला टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। क्या होती है ये? इसका फर्स्ट पॉइंट है रिएक्शन अकर ओनली व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंडरगो कोलिजन विद ईच अदर। मीन्स रिएक्शन जब भी पॉसिबल है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, या उनके बीच में क्या होगा? कोलिजन होगा। दूसरा, ऑल कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट आर नॉट इफेक्टिव। क्या है? जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन हो, मतलब हर कोलिजन से क्या होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर? थर्ड पॉइंट है कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीशीज आर इफेक्टिव ओनली when they acquire a definite amount of energy. This minimum energy or definite energy is known as threshold energy. मतलब मॉलिक्यूल के बीच इफेक्टिव कोलिजन तब होगा जब हर मॉलिक्यूल मिनिमम एनर्जी रखे, जिसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। क्लियर? फोर्थ पॉइंट है द इफेक्टिव कोलिजन आर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर है एनर्जी बैरियर। The collision are effective only when the molecule passes energy equal or greater than threshold energy. अभी हमने पढ़ा कि किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। दूसरा क्या है? ओरिएंटेशन बैरियर। मतलब द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद फेवरेबल ओरिएंटेशन। यानी जब कोलिजन होगा तो वो एक परफेक्ट ओरिएंटेशन के साथ होना चाहिए, तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर ओरिएंटेशन सही नहीं होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल A2 रिएक्ट कर रहा है B2 से और क्या बना रहा है? ट्वाइस AB। इसके लिए क्या होना चाहिए? ओरिएंटेशन। मॉलिक्यूल A2 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये A और ये B। इनके बीच में कोलिजन दो तरह से हो सकता है। एक, अगर कोलिजन इस तरह से हो, और एक अगर कोलिजन इस तरह से हो रहा हो। अगर कोलिजन इस तरह से होगा तो ये वापस से क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? A2 प्लस B2 में। लेकिन अगर कोलिजन इस तरह से होगा तो ये क्या होगा? फर्दर कन्वर्ट हो सकते हैं किस में? AB प्लस AB में, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? ट्वाइस AB।
किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए ओरिएंटेशन का परफेक्ट होना ज़रूरी है। क्लियर। अगला टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस में रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच एक इक्वेशन दी थी। वो इक्वेशन क्या है? K इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी। ये है इक्वेशन 1, जहाँ K क्या है? रेट कांस्टेंट, ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, और ए क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो आर्हेनियस की एक इक्वेशन तो क्या है? ये। और अगर हम इक्वेशन 1 में दोनों तरफ क्या ले लें? लॉग, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लॉग K इक्वल्स टू लॉग A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R इंटू टी। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। ये दो फॉर्मूले हैं किसके? आर्हेनियस के। इस पर एक ग्राफ और पूछा जाता है। अगर हम ग्राफ बनाएं किसके लिए? लॉग K वर्सेस 1/t के लिए, तो क्या होता है? लॉग K इक्वल्स टू लॉग A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R इंटू 1/t। तो y एक्सिस पे क्या है? लॉग K, और x पे क्या है? 1/t। तो ये क्या हो जाएगा? m, और ये क्या हो जाएगा? c। तो यहाँ स्लोप क्या है? माइनस का ई ए ओवर 2.303 R और c यानी इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? लॉग A। तो यहाँ पर स्लोप क्या है? नेगेटिव है। तो ग्राफ क्या बनेगा? ये बन जाए। क्लियर। अगर आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर पर यानी T1 पर रेट कांस्टेंट दे रखा हो K1 और T2 पर क्या दे रखा हो? K2, तब ये इक्वेशन क्या बन जाती है? लॉग K2 ओवर K1 ई ए ओवर 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। जब आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट दिए होंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्लियर।